नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12 का अध्याय जो है शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स जो है इस चैनल पर आपको पढ़ाई जाएगी, पूरी के पूरी कंप्लीट 12th की फ़िज़िक्स जो है आपको करवाई जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, सर्वप्रथम कुछ बताना चाहूँगा। जो हम फिज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, वो NCERT की फ़िज़िक्स है बच्चों। ठीक है, NCERT जो है वो हमारे देश के बहुत ही राज्यों में है। ठीक है, लगभग जो विद्यार्थी हैं वो NCERT का ही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं बच्चों। तो हम जो है NCERT ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप जो है बुक देख सकते हैं, आप सभी के पास ऐसी बुक होगी बच्चों। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये NCERT की बुक है बच्चों, इसी को हम फॉलो कर रहे हैं और इसी से ही आपका जो अध्ययन है, जो 12th बोर्ड की जो आपकी पढ़ाई है, वो इसी से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आप चलते हैं हम सर्वप्रथम देखने कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सर्वप्रथम फिजिक्स में आपको बच्चों ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ टिप्स है या फिर कुछ आपको की वर्ड बोल दें, हम क्या बोलते हैं, की। ठीक है, तो वो क्या क्या है। जैसे सर्वप्रथम हमारे सामने आता क्या है बच्चों कि अध्याय का जो नाम आया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम इनकी क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिभाषा। ठीक है, ये आपको कीवर्ड है। ठीक है, ये बच्चों आपको मैं बताऊंगा, ये सब में लागू होंगे। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो ये रूल आपको लागू होगा। इसी से आप जो है पढ़ने की जो एक तरीका है वो बनाइए, इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होगा बच्चों। देखो, अध्याय है, अध्याय की सर्वप्रथम जो हेडिंग है, जो नाम है, उसकी हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे बच्चों, परिभाषा। तो परिभाषा है इसी से निर्मित जो अपन सूत्र आएगा, उस सूत्र के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी, या वो सूत्र कैसे व्युत्पन्न हुआ, ठीक है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया। अब जो सूत्र आया, उस सूत्र की परिभाषा, सूत्र की परिभाषा का मतलब बच्चों क्या क्या है, सूत्र के बारे में सबसे प्रथम जानकारी। तो जानकारी अपन उसका मात्रक पढ़ेंगे, फिर उसकी विमा लिखेंगे। ठीक है, और जो मात्रक आएगा उस मात्रक की अपन परिभाषा, जैसे अपन करते थे पहले 1 न्यूटन की परिभाषा, ठीक है, 1 जूल की परिभाषा, ये जो अपन पिछले क्लास में जो अपन पढ़ते आए हैं वैसे ही जो अपन कर। ठीक है, मात्रक, विमा, ये सब कुछ हो गया। अब देखो कि जो सूत्र या परिभाषा हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड कोई नियम तो नहीं है। ठीक है, नियम जो होगा वो परिभाषा के अंदर आ जाएगा। तो इस कीवर्ड को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, परिभाषा होगी, परिभाषा से सूत्र मिलेगा, सूत्र से अपन या तो उस सूत्र को व्युत्पन्न करना पड़ेगा या वो डायरेक्ट जो है अपन को सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात अपन क्या देखते हैं, उस सूत्र से कुछ परिभाषा अध्ययन करेंगे। देखो क्या करेंगे कि सर्वप्रथम मात्रक निकालेंगे, उसके बाद विमा निकालेंगे। ठीक है, और उस मात्रक की जो है परिभाषा लिखेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं वैद्युत आवेश। क्या देखते हैं, वैद्युत आवेश। तो सर्वप्रथम आपके सामने लिखा हुआ है वैद्युत आवेश। तो पहले मैं लिखना चाहूँगा आपके सामने वैद्युत। ठीक है, या वैद्युत ना लिख के एक अच्छा और सुंदर वर्ड में लिखना चाहूँगा आपके सामने वैद्युत की। क्या लिखना चाहूँगा, वैद्युत की। क्या लिखना चाहूँगा बच्चों, वैद्युत की। ठीक है, अब वैद्युत की क्या है वो अपन जानेंगे। देखो, वैद्युत की क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
हम आवेशों के संबंध में अध्ययन करते हैं विद्युत्की कहलाता है। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा मैंने कि विद्युत्की क्या है बच्चों? विद्युत्की है आपके भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों को संबंध में अध्ययन करते हैं, विद्युत्की कहलाता है। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आवेशों के बारे में। ठीक है, ये आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या है, कैसे उत्पन्न करा जा सकता है और इससे अपन को क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब आगे चलना चाहूँगा मैं। तो विद्युत्की के अंतर्गत बच्चों इसी को दो भागों में विभाजित करा। पहला स्थिर विद्युत्की, दूसरा गतिक या चालन विद्युत्की भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत्की या गतिक या चालन विद्युत्की भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने अध्याय में जो प्रथम दो अध्याय दे रखे हैं, ठीक है, वो स्थिर विद्युत्की में आते हैं। ये अपने यूनिट जो है फर्स्ट, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये आपकी जो है फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट में आपके दो चैप्टर हैं। पहला जो आपने देखा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा जो इसके बाद में है विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो इस स्थिर विद्युत्की में ये दो आएंगे। तो इस स्थिर विद्युत्की, सबसे पहले स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है, जो क्या हो, विराम अवस्था में हो। किस में हो? विराम अवस्था में, या नियत हो। क्या हो? नियत। तो इसके अंतर्गत अपन क्या अध्ययन करेंगे? देखो क्या लिखूंगा मैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं या विराम या नियत आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है अपना? स्थिर विद्युत्की। मतलब जो आवेश रहेगा आपका, वो आवेश क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, मान लो ये आवेश लिखा आपने, ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु आवेश है कोई भी। ठीक है, तो ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है बच्चों? फिक्स है। ठीक है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो ये ना इधर होगा ना उधर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा? फिक्स, यानी कि ये नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत। और इसके प्रभाव से जो इसका जो प्रभाव होगा या फिर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, उन सब के बारे में, या इससे कोई बल जो होगा जो अनुभव करेंगे, उन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत्की। कहने का मतलब क्या है, एक सुंदर जो बालक होगा, ठीक है, उसका स्थान जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो हिलेगा नहीं हिलेगा। ठीक है, जब वो हिलेगा डुलेगा नहीं, नियत रहेगा, ठीक है, तो उससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा, उस प्रभाव का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब थोड़ा रफ हो गया बच्चों। ठीक है, आज का रहेगा, बाकी कल से अपन जो है इसमें ऐसा रफ कार्य नहीं करेंगे बच्चों। देख स्थिर विद्युत्की में क्या लिखना चाहूँगा मैं आपको सामने, दिख रहा बच्चों आपको? ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, तो स्थिर विद्युत्की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, एक मिनट में आपको ये पूरी परिभाषा लिख के बता देता हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, देखो लिख दिया आपने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों तथा स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, ठीक है, स्थिर आवेश मतलब जो आवेश फिक्स है, जो नियत आवेश है, ठीक है, और इसके द्वारा का मतलब कि जो इससे उत्पन्न जो बल होंगे उस बल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्षेत्रों
आवेश से जो जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तथा विभव के विषय में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्षेत्रों तथा विभव के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों तथा स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करेंगे, स्थिर वैद्युत की कहलाएगा। ठीक है, अब ये पहला आपका हो गया स्थिर वैद्युत की। दूसरा अपन ने पहले क्या लिखा था, गतिक या चालन। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहूँगा, आपको सिंपल लिख दूंगा कि गतिक या चालन में क्या रहेगा, सेम रहेगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों, या फिर लिख देते हैं अपन गतिमान आवेशों तथा गतिमान आवेशों से उत्पन्न बल, उत्पन्न बल। ठीक है, उत्पन्न बल या क्षेत्रों, जो गतिमान आवेश होगा, ठीक है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये तो आपकी क्या होगा कि दूसरी यूनिट में आएगा, मतलब थर्ड चैप्टर में आएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो हैं अपन, जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, चुंबकीय। ठीक है, तो उसमें ये आएगा आपके, तो फिलहाल अभी नहीं आएगा। तो गतिमान चालन विद्युत के मित्र याद रखना है आपको कि इसमें अपन क्या करेंगे, गतिमान आवेशों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो था पहले आपका बेस था। ठीक है, क्योंकि बेबी को जो है बेस पसंद है, तो उस हिसाब में हमने सबसे पहले बेस बढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले शुरू करने जाएंगे। देखो, किसी किसी बुक में लिखा होगा आपके स्थिर आवेश या वैद्युत आवेश। ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर क्या है कि अपन वैद्युत आवेश लिखते हैं, तो आप वैद्युत आवेश ही लिखें। अब वैद्युत आवेश के बारे में जो है जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वैद्युत आवेश का क्या क्या है, क्या नहीं है। देखो, ऐसे तो जब अपन बात करें तो वैद्युत जो आवेश है वो कम से कम 600 ईस्वी पूर्व जो है इसकी खोज हो गई थी। ठीक है, एक यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थिल्स, वैज्ञानिक थिल्स। ठीक है, उन्होंने जो है इसके बारे में सर्वप्रथम जो है अध्ययन करा था। ठीक है, तो ये 600 ईस्वी पुराना है। तो इस पदार्थ के बारे में जो अपन अध्ययन पदार्थ नहीं है ये। ठीक है, तो इस स्थिर आवेश के बारे में एक इसको कण बोला गया। क्या बोला गया बच्चों, कण। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन की भांति जो है ट्रीट किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन समझने सर्वप्रथम जो है इसको इलेक्ट्रॉन के समान ही समझा गया था कि भाई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही है। तो सर्वप्रथम जो है यूनान के वैज्ञानिक जो है थिल्स ने इसकी खोज करी थी, मतलब उन्होंने सर्वप्रथम जो है इसका अध्ययन करा था। लेकिन ये इतना उस टाइम फेमस नहीं हुआ था बच्चों। ठीक है, इतना ये प्रचलित नहीं हुआ था। तो अपने अध्याय में एक वैज्ञानिक आए हुए हैं, फ्रैंकलिन। ठीक है, उनका नाम है वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। ठीक है, उनका नाम है। तो उन्होंने जो है इस आवेश और आवेशों के प्रभाव को जो है उन्होंने बताया था, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया था और इसके प्रकार भी बताए थे आवेशों के। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं देखना चाहूँगा आपको कितना ध्यान है या नहीं है, वो कमेंट में आप बताते रहिएगा। देखो, ठीक, वैद्युत आवेश। आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ को निर्मित, देखो आवेश क्या है कि एक पदार्थ को निर्मित करने वाला मूल कणों का नेज्य गुण। ठीक है, आवेश पदार्थ को निर्मित करने वाले मूल कणों का नेज्य गुण। क्या है, नेज्य गुण। ये ने है, मैं आपको अच्छी तरह से लिख देता हूँ बच्चों, नेज्य। ठीक है, नेज्य गुण है। नेज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा। ठीक है, नेज्य का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अर्थात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छी तरह से जो है समझ में आए आपको। अर्थात मैं क्या कहना चाहूँगा कि आवेश जो है वो पदार्थ का क्या है, मूल गुण है। आवेश
पदार्थ का मूल गुण, ठीक है। आवेश पदार्थ का क्या है, मूल गुण है। देखो कहने के बाद अपन में क्या समझते थे कि भाई जो कोई भी वस्तु है जो किससे बनी हुई है वो बहुत सारे परमाणुओं से बनने है, ठीक है। परमाणु भी कैसे बने हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिले हैं, छोटे छोटे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब से मिलकर बना है। तो मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये छोटे छोटे जो कण थे, नेज्य गुण जिसको बोला जाता है, उसी से जो है आवेश का क्या हुआ, निर्मित हुआ। आवेश क्या हुआ, निर्मित। देखो कहने का मतलब मैं आपको अगर सही तरीके से समझाऊँ कि आवेश की कोई परिभाषा नहीं होती बच्चों, ठीक है। इसको परिभाषा के तौर पर अपन समझ भी नहीं सकते, ठीक है। आवेश को अपन इसके गुणों के आधार पर समझा जा सकता है। किसके आधार पर बच्चों, गुणों के आधार पर इसकी परिभाषाएं दी जा सकती है और गुणों के आधार पर ही इसको समझाया जा सकता है। बहुत सारी बुक में लिखा हुआ भी है बच्चों कि आवेश क्या है, कि आवेश एक विद्युत चुंबकीय प्रभावों को जो दर्शाता है या विद्युत बलों को जो दर्शाता है या आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता रखता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है बच्चों। तो इसकी परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने इसके क्या है, गुण, या गुण नहीं बोलूँ तो मैं आपको बोल देता हूँ विशेषताएं। क्या बोल देता हूँ मैं, विशेषता, ठीक है। तो इस विशेषताओं के बारे में अपन क्या करें, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे एक नोट डाल के मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए और आपको लगे कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, ठीक है। आवेशों की कोई सहज परिभाषा नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती। देखो आवेशों की कोई सहज परिभाषा नहीं होती, इसे केवल और केवल इसके प्रभावों के आधार पर समझा जा सकता है। आवेशों की कोई सहज परिभाषा नहीं होती, इसे केवल इसके प्रभावों के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है। तो देखो अब देखो आप चाहे विशेषता मानो चाहे गुण मानो, तो वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि आवेश को यहाँ तो अपन कैपिटल क्यू, यहाँ अपन स्मॉल क्यू। देखो 10 तक जो अपन पढ़ते आए थे वो अपन ये पढ़ते आए थे, ठीक है, कैपिटल क्यू। अब अपन बड़ी क्लासों में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंबल से कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है, चाहे कैपिटल क्यू लिखो चाहे स्मॉल क्यू लिखो, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। आपका गलत नहीं होगा, सही है वो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो अपन बड़ी क्लासों में ज़्यादातर स्मॉल क्यू का जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको यही याद रहने वाला है, ठीक है। तो आवेश को जो है अपन किस से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक है। आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है, ठीक है। पहली बात ये याद रखना आपको, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और कि स्थिर आवेश जो होगा, ठीक है, वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। स्थिर आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जो गतिशील आवेश जो होगा, क्या होगा, गतिशील आवेश जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। लिखते हैं स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है।
महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखने योग्य है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा कि स्थिर आवेश जो होगा वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसमें जो क्या होगा आपका जो अपन आवेश जो है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, गतिशील आवेश रहेगा, और जो गतिशील आवेश रहेगा वो क्या करेगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को क्या करेगा, उत्पन्न, ठीक है। ये याद रखना आप। देखो जब भी बच्चों आप नोट्स बनाओ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मेन पॉइंट है वो आप थोड़ा हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहिएगा, तो आपको पढ़ने में जो है बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों पढ़ने में। जब नोट्स अच्छे होते हैं आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है। और नोट्स खुद के हों तो और भी आनंद आता है बच्चों, ठीक है। तो स्वयं प्रयास करें कि नोट्स आप खुद के ही बनाएं, ठीक है, किसी और से ना लें, ठीक है। संपूर्ण ध्यान दें, क्लास में आपके सारे नोट्स जो हैं बना दिए जाएंगे, ठीक है। आप देखते रहिए, बना दिए जाएंगे, और जो भी व्यक्ति जो या फिर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होगी नोट्स में तो वो हम जो है धीरे धीरे प्रोवाइड करवा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे क्या पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले आवेश क्या करेगा, अब परस्पर घर्षण होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं उत्पन्न कैसे करते हैं, ठीक है, ये बता देता हूँ। वस्तुओं में आवेश को घर्षण, चालन या में प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है। दिखाई दे रहा बच्चों आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वस्तुओं में आवेशों को घर्षण, चालन या प्रेरण द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इस आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे अपने आएगा, ठीक है, आवेशन की विधियाँ, उसमें अपन बढ़िया ढंग से बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखना चाहूँगा। देखो वस्तुओं को परस्पर घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। सुनना बात क्या लिखा मैंने कि वस्तुओं को परस्पर घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जब आप क्या करोगे, वस्तुओं को, दो वस्तु जो होगी, ठीक है, जैसे ये दो वस्तु है, ठीक है, इनको आपस में क्या करोगे, रगड़ोगे, यानी कि घर्षण करवाओगे, इन दोनों का क्या करवाओगे, घर्षण करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो वस्तुएं कैसी है उसके आधार पर जो है अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो समझ में आई होगी मेरी बात कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही जो है अपन इसको आगे समझाया जा सकता है। देखो अब क्या होगा कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में भी आएगा। ये एक ये वस्तु है, या कोई भी परमाणु ले सकते हो अपन बच्चों, ठीक है, कोई भी, इन दोनों के बीच में घर्षण हुआ, क्या हुआ, घर्षण, ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं तो अपन ये ले लेते हैं, NaCl का एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको, NaCl का एक जो है एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, क्लोरीन का कितना है, 17, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए सोडियम के, 288 से देखो 1, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, और इसमें कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों के बीच में घर्षण होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल के इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है प्रभावी जो नाभिकीय बल जो होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये बाहरी कोश में है तो इतना ज़्यादा इसमें आकर्षण बल रहेगा नहीं, तो आसानी से निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसमें चला जाएगा तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम। कैसे बताता हूँ, देखो सबसे पहले देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन
11 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों? 11। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने हैं? 17 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ से निकला, तो यहाँ इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन उतने के उतने ही रहेंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन उतने के उतने ही है बच्चों। इसमें देख लो, इसमें भी क्या देखते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। ठीक है, 18। प्रोटॉन उतने के उतने रहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर देखो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो पहला परमाणु है या पहली वस्तु जो है जिसने अपन को रगड़ा या घर्षण करवाया, ठीक है, तो इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या रहेगा? धनात्मक। ये क्या रहेगा? धनात्मक। ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका? इसमें देखो प्रोटॉनों की संख्या क्या है आपके पास? कम है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, तो ये क्या रहेगा? ऋणात्मक। ठीक है, इस आधार पर जो है अपन लिख सकते। देखो ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया था। ठीक है, सत्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ठीक है, अपन तो क्या है कि समझाया था आपको अच्छी तरह से, तो समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर अपन आवेशों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, धनात्मक इसलिए समझाया था। ठीक है, और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश रहेगा, दूसरी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश रहेगा। ठीक है, घर्षण के दौरान समझ में आया? एक वस्तु जो है धनात्मक होगी और एक वस्तु क्या होगी? ऋणात्मक। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको कुछ समझ में आया? ठीक है, अब अपनी अगली जो हेडिंग रहेगी बच्चों, ठीक है, वो है आपके आवेशों के प्रकार। ठीक है, क्या है? आवेशों के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो देखो 1750 में वैज्ञानिक अंकल आए थे। उन वैज्ञानिक अंकल का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने आवेशों को दो भागों में बांटा या विभाजित करा। 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक, ढंग से नाम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अंकल थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन चचा थे, बहुत ही अच्छे चचा थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? ठीक है, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। समझ में आया बच्चों? ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश आप किस तरफ से समझ में जाया जा सकता है? ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वह पिंड, या लिख सकते हैं वह वस्तु, या वह पदार्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या वह कण। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, या पिंड लिख सकते हैं, या कण या पदार्थ लिख सकते हैं आप। ठीक है, वह पिंड या कण जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? कम हो, तथा, या वह लिख सकते हैं, वह प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो
धनात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि हम जो हैं वो राजस्थान से हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी जो है इस बार 11th में प्रमोट होके 12th में जो आए हैं, ठीक है, उनको हम बता दें कि जो हम ये पाठ्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल राजस्थान बोर्ड के आधार पर ही है। ठीक है, आप कहीं ना भागें, आपको राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको उस बोर्ड के हिसाब से, अपने राजस्थान बोर्ड के हिसाब से ही पूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, अपन उसी का पैटर्न जो है फॉलो करेंगे। वैसे बच्चों एनसीईआरटी क्या है कि सभी राज्यों में लागू है, लगभग यूपी बिहार में, सब जगह एमपी में, ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में, सब जगह है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी ये जो स्टेट का बालक जो है वो देख सकता है, वो पढ़ सकता है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन राजस्थान बोर्ड से स्पेशली हमें तो ज़्यादातर ध्यान यहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ उनके लिए भी जो है जानकारी जो है, विशेष जो जानकारी है वो बताई जाएगी। ठीक है, तो धनात्मक आवेश में आपको बताना चाहूँगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया कि वह पिंड या वह कण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो, और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, वह कण जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तथा प्रोटॉनों की संख्या कम हो। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, कम हो, ऋणात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश जो है अपना कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है बात थी। अब एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश या इलेक्ट्रॉन का मान जो है वो मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, स्पेशल कैसे ध्यान रखना। ठीक है, आगे काम आएगा। वैल्यू जो है याद रखनी चाहिए बच्चों, आपको याद होनी भी चाहिए। आगे बहुत सी वैल्यू आएगी जो आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, मतलब 1.6 × 10⁻−19 कूलम जो है होता है बच्चों। ठीक है, और कुछ मैं अब आप बता देता हूँ आपको। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर किसी भी वस्तु या परमाणु में समान है तो वो क्या है, उदासीन वस्तु। वो कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है या उदासीन परमाणु है। ठीक है, परमाणु नहीं लिखते हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लिखते हैं। यदि किसी में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अधिक है, तो वो क्या है, धनावेश है। यदि किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो वो क्या है, ऋणावेश। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये विशेष बात थी, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब अपन एक विशेष बात शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है बच्चों, आवेश का मात्रा। ठीक है, अब देखो, आपने MKS, CGS ये सारी तो पढ़ी होंगी बच्चों। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता है। ठीक है, तो इतना इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको सही। ठीक है, तो ये तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आवेश का मात्रक बेटा ये याद रखना, मात्रक हमेशा निकलेगा सूत्र से। किससे निकलेगा, सूत्र से। किससे निकले, सूत्र से।
तो सब अपन याद करो, बचपन की बातें याद करो, 10th में पढ़ा था I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, ठीक है। अब देखो अपन को तो आवेश चाहिए, ठीक है। आवेश का फॉर्मूला हो गया आपके पास I इंटू टी, ठीक है। I यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है। टी क्या है, यहाँ पे समय है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। देखो क्यू का सबसे पहले मात्रक देखो, आई का मात्रक आपने पढ़ा होगा बच्चों एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, ठीक है। टी का मात्रक बच्चों सेकंड होता है, क्या होता है सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। इसको अपन लिखते हैं बेटा कूलम, क्या लिखते हैं कूलम, क्या लिखते हैं कूलम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या लिखते हैं अपन कूलम, ठीक है। अब एक किस में निकला है बच्चों, तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको, ये एसआई मात्रक है, क्या है एसआई। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम होता है, एसआई मात्रक क्या होता है कूलम होता है, ठीक है। कूलम को अपन सी से भी लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं सी से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब मैं, ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, क्या देखा था अपन ने, आवेश का मात्रक देख लिया था, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक है। तो मात्रक तो अपने पास आ गया, मात्रक होता है अपने पास कूलम, ठीक है। याद रखना ऐसा ही मात्रक, क्या है ऐसा ही मात्रक, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलत बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब देखो आवेश कैसी राशि है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आवेश एक अदिश राशि, कैसी राशि है अदिश राशि, आवेश कैसी राशि है अदिश राशि। और इसके बारे में लिखना चाहो, देखो आवेश को अपन ने क्या करा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से अपन ने क्या करा व्युत्पन्न करा था, ठीक है। तो ये एक व्युत्पन्न राशि है, क्या है मूल राशि नहीं है, यार 11th में पढ़ा था ना अपन ने मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो ये व्युत्पन्न राशि क्या है व्युत्पन्न राशि, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। अदिश याद रखना, व्युत्पन्न याद रखना, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी विमा, क्या पढ़ेंगे विमा। तो I इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाऊंगा Q अपॉन टी, तो इसका हो गया I इंटू टी, क्या हो गया बच्चों I इंटू टी। I क्या होता है मतलब एम्पियर, इसका क्या लिखते हैं अपन एम्पियर। एम्पियर में देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा 11th में A लिखते हैं, क्या लिखते हैं A1, ठीक है। T इसका आ जाएगा T1, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया विमा, क्या हो गया विमा। अब देखो बच्चों विमा की परिभाषा जिसको अपन MLT के घात में लिखते हैं, तो इसको पूरा लिखा करो, ठीक है। क्योंकि विमा क्या होगी MLT और A, M0 L0 T1 और A1, ठीक है। ये इसकी क्या है विमा, क्या है विमा, याद रखिएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विमा याद होनी चाहिए, ठीक है। विमा अति महत्वपूर्ण, ठीक है। अब अपन थोड़ा इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है इसका, ठीक है। एक और मात्रक होता है, वो होता है ESU, क्या होता है ESU, ठीक है। एक और मात्रक होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है फेराडे, क्या होता है फेराडे, F क्या होता है। एक और मात्रक होता है EMU, क्या सर आप क्या कर रहे हो इतने सारे मात्रक लेकर। अरे बच्चों लिखा देता हूँ आपको ताकि क्या है थोड़ा याद रहेगा बच्चों, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई, क्या बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। इंग्लिश में बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये फेराडे का आपका फेराडा ही रहेगा, ठीक है। और ये EMU ये होता है आपके वैद्युत चुंबकीय, ठीक है, मतलब चुंबकीय यूनिट होती है, ठीक है। तो इसको अपन लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, समझ में आया। देखो ये CGS
यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिखते हैं ESU, ठीक है। ये जो है CGS पद्धति में है, ठीक है। और ESU को अपन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक। CGS में या ESU का क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको एक इंटरेस्टिंग रिलेशन निकालेंगे अभी यहाँ पे। एक कूलम में आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, ठीक है। एक कूलम में कितने? 3 × 10⁹ ESU होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन फेराडे। देखो फेराडे को अभी तक क्या है कि किसी भी पद्धति में सम्मिलित नहीं करा गया, ठीक है। फेराडे एक बोलचाल की भाषा में, जैसे यहाँ अपने राजस्थान में बीघा, क्विंटल और मन के हिसाब से जैसे चलता है, ठीक है, वैसे ही क्या है आवेश को एक फेराडे बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया? फेराडे, ठीक है, फेराडे। अब क्योंकि जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि एक फेराडे में 96,500 मतलब 96,500 कूलम आवेश एक फेराडे में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फेराडे को आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बोला गया, ठीक है। आवेश को सबसे बड़ा मात्रक बोला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। ये याद रखिएगा, फेराडे सबसे बड़ा मात्रक है कूलम का, ठीक है, आवेश का। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको बच्चों। अब एक लास्ट चीज़ एक और बचा है अपने EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें नॉर्मल 10 कूलम होते हैं। कितने होते हैं? 10 कूलम। कितने होते हैं? 10 कूलम, ठीक है। तो आपको अब याद क्या रखना सीख है। पहली बात कि ESU जो है वो CGS प्रणाली में है और सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है। तो एक कूलम में कितने ESU होते हैं? 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ होते हैं, ठीक है। फेराडे सबसे बड़ा मात्रक है, इसको किसी भी पद्धति में अभी तक सम्मिलित नहीं करा गया, ठीक है। तो फेराडे में कितने होते हैं? 96,500, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा, वरना 96,500 लिखो तो भी कोई कितने कूलम होता है पीछे याद रखना, मात्रक लगाना भूलना मत, ठीक है। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये तक कुछ खास पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी याद रखिएगा EMU में कितने होते हैं? 10 कूलम होते हैं। कितने होते हैं? 10 कूलम, ठीक है। ये कंपटीशन के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक रिलेशन निकालेंगे। देखिए क्या रिलेशन निकालना चाहूँगा मैं, संबंध निकालूंगा अपने EMU व ESU में संबंध, ठीक है। क्वेश्चन लिख दूँ, भले मैं फर्स्ट इसको नाम दे दूँ, ठीक है। EMU और ESU के बीच में आपको क्या करना है? संबंध। तो देखो 4 की बात क्या है कि एक EMU में कितने कूलम होते हैं? 10 कूलम होते हैं। कितने होते हैं? 10 कूलम, ठीक है। और अपन ने याद करो लिखा भी था, ठीक है, कि एक कूलम में कितने ESU होते हैं? 3 × 10⁹ ESU होते हैं, ठीक है। तो 10 कूलम में कितने ESU होने चाहिए? तो पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ EMU = 10 × 1 कूलम। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी आपको, ठीक है। और हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं या हमको मालूम है कि इश्क मासूम है, तो मैं इस 1 कूलम की जगह ये वैल्यू जो है लिख सकता हूँ। तो 1 EMU = क्या लिख दिया मैंने? 10 × 3 × 10⁹ ESU। 10 × 3 × 10⁹ ESU। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। EMU देखिए, ये आधार समान होने पर बच्चों क्या होती है? घातें जुड़ती है। तो 3 × 10 की घात हो गई तुम्हारे 10 ESU, और ये निकल के आ गया संबंध या